नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हाउसिंग सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स के बारे में, बायलॉज के बारे में, एक्ट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, डायरेक्टिव्स के बारे में, पॉलिसी मैटर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। और आज ऐसा ही एक चर्चा का विषय है कि सोसाइटी के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है या ट्रेजरर है, इनको कैसे हटाया जा सकता है और दूसरे लोग, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो कैसे उसी मैनेजिंग कमेटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरर बन सकते हैं। तो उसके लिए कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, कैसे वो इफेक्टिव होता है और फिर कैसे नई मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बन सकते हैं। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। ये किसमें दिया गया है? ये बायलॉज नंबर 124 में दिया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे लाया जाएगा। ठीक है, और ये एक बार सोसाइटी का इलेक्शन हो जाता है तो ये जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर है, बेसिकली जिसको आप ऑफिसर्स बोलते हो, एक तो हो गया ऑफिस बेरर्स, दूसरा हो गया ऑफिसर्स। ऑफिस बेरर्स वही है जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर रहे हैं, इसलिए आप उनको ऑफिस बेरर्स बोल रहे हो। और उन्हीं ऑफिस बेरर्स में से चुन के, उन्हीं लोगों में से अपने आप में वो इलेक्शन जब करते हैं मैनेजिंग कमेटी के अंदर, सोसाइटी का एक बार इलेक्शन हो जाए तो उसमें से कोई एक चेयरमैन बनता है, कोई एक सेक्रेटरी बनता है और कोई एक ट्रेजरर या खाजिनदार बनता है। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरर है, ये 5 साल के लिए आपकी सोसाइटी का या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेजरर, सेक्रेटरी और चेयरमैन बन जाते हैं। मगर क्या ये 5 साल जो है, क्या ये एब्सोल्यूट पावर्स है कि 5 साल के अंदर इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स अगर चाहे तो उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है, मगर उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको कुछ तरीके हैं जो एक्ट के अंदर, बायलॉज के अंदर, जो रूल्स के अंदर और जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, जो 23 जुलाई 2019 को इफेक्टिव हुआ, उसके बेस पे ये सब हो सकता है। तो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, आपको हो सकता है आपको सेक्रेटरी ठीक नहीं लग रहा है, चेयरमैन ठीक नहीं लग रहा है, या वेस्टेड इंटरेस्ट में ये लोग सोसाइटी के काम नहीं कर रहे हैं, या अपना ही कोई गोल सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, ये एजेंसीज के साथ में मिले हुए हैं, या लोगों का भलाई जिसमें नहीं हो वैसे काम कर रहे हैं, फंड की हो सकता है कोई धांधली हो रही हो। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी के जो मैनेजिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ट्रेजरर को या चेयरमैन को या सेक्रेटरी को, मतलब अध्यक्ष को, खाजिनदार को, इन लोगों को रिप्लेस करने की जरूरत हो गई है उन्हीं मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के अंदर में से। तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, मगर कहने का मतलब है जो ये लोग हैं, जो ये ऑफिसर्स हैं, ये और कॉन्फिडेंस, उस पद का कॉन्फिडेंस सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के बीच में एंजॉय अभी नहीं करते हैं और उनको रिमूव किया जा सकता है। उनके पास वो मेजोरिटी नहीं है जिसके बेस पे इलेक्शन होने के बाद वो उस पोस्ट में 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ही। तो ये जो वक्त आ गया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल मीटिंग ऑफ दी कमिटी बुलाना पड़ेगा। और उससे पहले जो स्पेशल कमिटी ऑफ दी मीटिंग आप बुलाओगे, वो कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा रजिस्ट्रार, जिसके अंडर में वो हाउसिंग सोसाइटी रेगुलेटेड है। अब वो रजिस्ट्रार ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो सकता है, डिप्टी रजिस्ट्रार हो सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है। और उसके पास में क्या किया जाएगा? 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब मान लेते हैं 12 मेंबर्स की कमिटी है, अब 1/3 4 हो गया
नॉट लेस देन 1/3, मतलब कम से कम आप 5 लोग क्या हो, है ना, 5 लोग सिग्नेचर करके कि हमें ना ये चेयरमैन को हटाना है, हमें ये सेक्रेटरी को या ट्रेजरर को हटाना है, 5 लोग कम से कम सिग्नेचर करो और सिग्नेचर करके जाके जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके दे दो। और ये जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स कमिटी के हैं, इन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया और इन्होंने सबमिट किया किसको, जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने के बाद जो भी ये स्पेशल मीटिंग वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, उसका डेट दिया जाएगा, उसका टाइम दिया जाएगा, उसका प्लेस दिया जाएगा, और जो भी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को, वादी को, प्रतिवादी को, मतलब जो लोग चाहते हैं कि रिमूव किया जाए और जिनको रिमूव करना है सबको नोटिसेस भी इशू किए जाएंगे। ठीक है। और जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स, अब यहाँ पे 12 का हमने एग्जांपल लिया, इसका 2/3 अब कर लो, 8 लोग हो गए, तो कम से कम 9 लोगों ने जब पास कर लिया। और कौन लोग हैं, जो लोग वोटिंग करने के लिए एंटाइटल्ड है, ये नहीं कि डिफॉल्टर होगा, ये नहीं कि ये जो स्पेशल मीटिंग हो रहा है उसमें जो रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है जिसके अंडर में कौन कौन प्रेजेंट थे उनका सिग्नेचर्स होगा, वहां पे उनकी एंट्री है नहीं। एंटाइटलमेंट तो तभी होगा जब वहां पे आपके मीटिंग्स के अंदर एंट्री हो जाए और तभी आपकी एलिजिबिलिटी भी बन रही है कि वो लोग वोटिंग कर पाए। उसमें आपकी एंट्री नहीं हो रही है, सिग्नेचर नहीं हो रही है, ठीक है, या आप प्रेजेंट ही नहीं हो मीटिंग के अंदर, आपको इंटीमेट कर दिया गया, नोटिस आपको मिल गया, आप प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में भी तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 9 लोगों ने, 12 में से ये 9 लोगों ने मिलकर रेजोल्यूशन पास किया। और प्रिजाइड कौन कर रहा है, कम से कम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का लेवल का रैंक का कोई प्रिजाइड कर रहा है। वो हो सकता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार, इस हायरार्की में उसको वहां पे डेप्यूट किया गया हो, डेजिग्नेट किया गया हो कि जाके वहां पे अटेंड करो, ठीक है। और ये जब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, 2/3 ऑफ द मेंबर्स या मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स जब रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब इसमें भी अलग अलग है कि अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी है और अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, फार्मिंग सोसाइटी हो सकता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, मार्केटिंग सोसाइटी भी हो सकता है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, क्रेडिट सोसाइटी हो, तो किसी भी टाइप का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। तो उस हिसाब से बताया गया है कि ये 2/3 ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स जो है या मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग है, इन दोनों के बेस पे जब रेजोल्यूशन पास हो जाए, उस दिन से, जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हो गया और एक डिक्लेरेशन हो गया, सर्टिफिकेट इश्यू हो गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, वहां से लेके वो इट विल बी डीम्ड दैट कि मैनेजिंग कमेटी के ये जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है या ट्रेजरर है, एज एप्लीकेबल, जिसके लिए ये रिक्विजिशन दिया गया था और नोटिस इश्यू किया गया था, उस दिन से वो उस पोस्ट में नहीं रहेंगे और दूसरा जिसको आप चाहते हैं उस पोस्ट पे फिर उसका इलेक्शन होगा और उनको उसमें अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये सब आपने देख लिया बायलॉज नंबर 124 के अंदर। अब यही सेम चीज दिया गया है आपका सेक्शन 73(1)D के अंदर भी, जहां पे यही बताया गया कि मोशन जो है इट हैज टू बी पास बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कमिटी मेंबर्स। अब देखो वहां पे मैंने बोला कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, और यहां पे बोला जा रहा है, एक्ट में बोला जा रहा है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमिटी मेंबर्स। कहने का मतलब है वेदर दे आर फिजिकली प्रेजेंट और नॉट फिजिकली प्रेजेंट, मगर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। अब यहाँ पे वही हमने 12 का एग्जाम्पल लिया था, 12 में से हमने 8 निकाला, तो कम से कम आप 9 पकड़ लो। तो 9 लोगों ने जब ये पास कर दिया, और वही दे मस्ट बी एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। वही जो आप स्पेशल मीटिंग ले रहे हो उसके अंदर आप
कमिटी मीटिंग का जो रजिस्टर है वहां पे आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, वहां पे एंट्री हो रहा है, कोई आप डिफॉल्टर वगैरह भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डिफॉल्टर हो या कोई आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बैठी हुई है और रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर भी निकला हुआ है, तो आप उसके लिए भी, उसमें भी आप एंटाइटल नहीं हो वोट करने के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू बी, आपको सेटिस्फाई करना है जो कंडीशंस है, आपकी एलिजिबिलिटी बनना चाहिए, आपकी एंटाइटलमेंट टू इलेक्ट दी चेयरमैन सेक्रेटरी और दी ट्रेजरर होना चाहिए, और नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन दैट स्पेशल मीटिंग। तो ये हो गया जो रिक्विजिशन है। ये रिक्विजिशन आपको ये कैसे करोगे, ये रिक्विजिशन हैज टू बी साइंड बाय 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन सच स्पेशल मीटिंग। जब 1/3 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, 1/3 मेंबर्स ऑफ द कमिटी ने कर दिया, और ये आप किसको दोगे, ये जाके आप दे दोगे रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, जो भी कंसर्न है। कौन से फॉर्म में, जैसा फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एक्ट के द्वारा, बायलॉज के द्वारा या फिर रूल्स के द्वारा, उसी फॉर्मेट में आपको देना है। और सच मैनर, जो मैनर और जो फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है, और नो सच रिक्विजिशन फॉर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 6 महीने तक। आपको ऐसा नहीं कि हर 4 महीने बाद फिर आप लेके आ गए, फिर आपने 1/3 मेंबर्स ने फिर से एक रिक्विजिशन बना लिया, रिक्वेस्ट बना लिया और बोले कि नहीं अभी ये चेयरमैन हमको पसंद नहीं है, ये ट्रेजरर या ये सेक्रेटरी हमको पसंद नहीं है, अभी चलो फिर से इनको चेंज करते हैं। तो एक बार ये प्रोसीजर हो गया, 6 महीने तक आपको बहुत ही ध्यान से करना है। 6 महीने तक आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप दूसरा रिक्विजिशन नहीं ला सकते हो। तो जब भी आप ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हो, स्पेशल मीटिंग होता है, रजिस्टर ऑफिस से कोई प्रिजाइड करने के लिए आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो आपको आपकी मेजोरिटी मेंटेन करना है और जिस पर्पज के लिए आपने ये किया हुआ था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना है, नहीं तो 6 महीने तक कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते हो। अब ये जो स्पेशल मीटिंग होगा जिसमें ये डिसाइड होगा, वोटिंग होगा कि जो हम चेंजेस जो किया जाएगा और उस सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर इनमें से कोई या सबको हटाने का जो ये जो प्रोसेस चलेगा, वहां पे वोटिंग चलेगा, ये जब दे दोगे आप रजिस्टर ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, 7 दिन के अंदर इसके कॉग्निजेंस लेना है, 7 दिन के अंदर, मिलने के 7 दिन के अंदर उसको नोटिस इश्यू करना है। और ये जो नोटिस इश्यू होगा उसके 15 दिन के अंदर, नोटिस इश्यू होने के 15 दिन के अंदर ये जो स्पेशल मीटिंग है सोसाइटी के अंदर, ये जो स्पेशल मीटिंग है जिसमें ये बदलाव होगा, चेयरमैन का या सेक्रेटरी का या ट्रेजरर का या मान लो तीनों के भी हो सकते हैं, तो 7 दिन के अंदर नोटिस निकालना है, 15 दिन के अंदर ये मीटिंग को सोसाइटी के अंदर लेना है। सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये एज डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफिस। तो जैसे जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से होगा। अब जनरली हम देखते हैं जैसे जनरल बॉडी मीटिंग रहता है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कभी कभी पे जब जो मीटिंग का कोरम नहीं बैठता है, दिया गया ना कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए या कम से कम 20 मेंबर्स होने चाहिए, तो जनरल बॉडी मीटिंग स्टार्ट होगी, नहीं तो फिर एडजर्न हो जाती है, फिर दूसरा इतने टाइम के लिए एडजर्न हो गया या कोई दूसरा डेट आ जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, जिस दिन का ये जो मीटिंग का नोटिस दिया गया है, मीटिंग उसी दिन में होगा, चाहे आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इतने मेंबर्स आ रहे हैं, मगर वो मीटिंग को एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा। और उस मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ जो मीटिंग है उसमें लिखा जाएगा किन किन लोगों ने ये रिक्विजिशन दिया है इस बदलाव के लिए, कौन कौन लोग उस दिन में प्रेजेंट थे, कौन कौन वोटिंग कर रहे हैं, और जो वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पढ़ के सुनाएगा।
देखो भैया ये लोग आए हुए हैं, ये लोगों का नाम है, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो सब चीजें रिकॉर्ड भी की जाएगी, वो सारी चीजों की एंट्री भी होगी। और मान लेते हैं कि आपने ये जो मीटिंग बुलाया, आपने ये जो रिक्वेजिशन दिया था जिसके बेस पे मीटिंग बुलाया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ, मीटिंग शुरू हो गया, दोनों पार्टी ने वोटिंग कर लिए, सबके नाम रीड आउट हो गए, सारे एंडोर्समेंट, सारे एंट्री हो गए मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर। और उसके बाद वोटिंग होने के बाद पता चला कि अभी भी चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है वो कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी को एंजॉय करते हैं। अब वोटिंग तो हुआ था उनको निकालने के लिए, बट वोट ही आपकी कम पड़ गए, मतलब आप ही हार गए, और जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर थे उनके सपोर्ट में ज्यादा वोट्स आ गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये मोशन रिजेक्ट हो गया, नो फ्रेश मोशन कैन बी बिफोर 1 ईयर। अब 1 साल तक आप ना दूसरा मोशन लेके नहीं आ सकते हो, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो प्रस्ताव आप नहीं ला सकते हो। मगर यही चेंजेस अगर आपका हो गया, अब ये अगर आपका क्लियर हो जाता है, इसमें जो आपने रिक्वेजिशन दिया था चेंज के लिए, अब आपके सपोर्ट में वोटिंग हो गया, मतलब आपने लाया था कि चेंज करना है, उसके सपोर्ट में मैक्सिमम लोगों ने वोट किया कि हाँ चेंज करना है, तो आप 6 महीना से पहले नहीं ला सकते हो, मगर 6 महीने के बाद फिर दूसरा चेयरमैन या दूसरा सेक्रेटरी बदलाव करने के लिए ला सकते हो। मगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर 1 साल, अगर आपके सपोर्ट में आ जाता है कि हाँ चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म में वोटिंग हो जाता है, तो 6 महीने के बाद आप फिर से कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें हमने देख ली बायलॉज के हिसाब से और एक्ट के हिसाब से। अब इसी में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में अलग अलग अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और सरकार उसमें कुछ कुछ बदलाव करती रहती है एक्ट को बेटर बनाने के लिए, ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में फ्रेंडली बनाने के लिए। तो 2019 में भी ऐसे ही एक अमेंडमेंट हुआ जो 23 जुलाई 2019 को इफेक्टिव हो गया और अमेंडेड एक्ट हो गया, जिसमें सबसेक्शन 73 आईडी के 2 to 7 में ये बताया गया है कि ये जो 2 to 7 में जो है ना, ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है, और जो फर्स्ट वाला है ये दिस विल नॉट अप्लाई टू दी हाउसिंग सोसाइटी। जो क्लॉज, सब क्लॉज, जो सबसेक्शन 1 है ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी के जो 2 to 7 है ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब सबसेक्शन अब ये जो सबसेक्शन 73 आईडी 1D 1 में क्या दिया गया है कि ये हम जाते हैं कि ये नॉन सीएचएस के लिए है। ये जो मोशन पास बाय द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कमिटी मेंबर्स, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमिटी मेंबर्स प्रेजेंट इन दिस स्पेशल मीटिंग नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बताया जा रहा है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स नॉट प्रेजेंट, ओनली कमिटी मेंबर्स। तो ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन सीएचएस, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है बट दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। जैसे मैंने बताया, फार्मिंग सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो सकता है, क्रेडिट सोसाइटी हो सकता है, या कुछ और भी सोसाइटीज हो सकते हैं। मगर यही चीज बताया जा रहा है, ये जो टोटल जो प्रोसेस है, बाकी के जो प्रोसेस है वो उसके बारे में जो बताया गया 2 to 7 के अंदर, जो बायलॉज के अंदर भी बताया गया है, जो एक्ट के अंदर भी बताया गया, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। मगर ये फर्स्ट में जो बताया गया कि वेदर इट इज फॉर द सीएचएस और नॉन सीएचएस, ओनली दिस इज द डिफरेंस, जहां पे 73 1D में सब क्लॉज 1 के अंदर ये बताया गया है कि इट इज विल नॉट अप्लाई टू द हाउसिंग सोसाइटी। अब उसी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट 1960 के ये 24(1) के अंदर अगर हम जाएंगे, सेक्शन 24(1) के अंदर हम जाएंगे,
कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द कमिटी मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड एंटाइटल्ड टू वोट। इसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि जो कमिटी मेंबर्स होंगे, ये हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी बता रहा हूं जो हाउसिंग सोसाइटी है कि इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 मेजोरिटी, मोर देन उनका 2/3 जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाए और आपको सर्टिफिकेट ऑफ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो सोसाइटी को सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, तो फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा। अब सबसेक्शन 2 to 7 of वही 73(1)(d) shall apply mutandis mutandis, मतलब with necessary changes having been made, मतलब बाकी के बाकी चीजें वो सब सेम है, मगर 1 में जो चेंजेस है जो जिसके लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज फॉर दी हाउसिंग सोसाइटी और नॉन हाउसिंग सोसाइटी, फॉर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इट विल अप्लाई mutandis mutandis with making necessary changes as applicable. Rest other provisions will remain the same. अब ये चीज ठीक है, अब यही चीज अब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव रूल्स 1961 के 57A में हम जाके देखेंगे कि ये जो रिक्विजिशन जो है, इट हैज टू बी इन द फॉर्म M18। उसका एक फॉर्मेट दिया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप ये रिक्विजिशन रजिस्ट्रार के पास भेजोगे, उसका एक फॉर्मेट है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, वेदर इट इज अ हाउसिंग सोसाइटी, वेदर इट इज अ नॉन हाउसिंग सोसाइटी, जिसके अंदर क्या दिया गया है कि ये जो आपको क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड में आप ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस बुला रहे हो। कुछ तो ग्राउंड होगा, आपको लग रहा है या कोई आपको करप्शन लग रहा है, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजिंग कमिटी एंजॉय नहीं कर रहा है, या आपको लग रहा है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना ही पर्सनल गोल सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपको उस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट में, मतलब जो पर्पस है कि नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आपको उस फॉर्म के अंदर एंट्री भी करना पड़ेगा, पर्पस लिखना पड़ेगा, मतलब जो ग्राउंड है जिसके बेस पे आप ये स्पेशल मीटिंग चाहते हो, और प्रिजाइड करे रजिस्ट्रार ऑफिस से आके कोई, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, राइट। और अब ये जो रिक्विजिशन है ये आप इन पर्सन रजिस्ट्रार ऑफिस में दोगे, जिसकी आप डुप्लीकेट कॉपीज बनाओगे, मतलब एटलीस्ट 2 कॉपीज बनाओगे। आपको वो भी तो लेना है ना, एक्नॉलेजमेंट लेना है कि आपने दे दिया, वो कहीं डाल दिया, मिल नहीं रहा है, हमको तो मिला ही नहीं है, ये सब चीजें बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो, तो इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन दिया गया है कि आपको डुप्लीकेट में देना है, जिसका एक एक्नॉलेजमेंट किस टाइम में आपने दिया, किस डेट को दिया, क्योंकि ये एप्लीकेबल है ना, 7 दिन के अंदर आपको नोटिस इश्यू करना है और 15 दिन के अंदर स्पेशल मीटिंग को लेना है। अगर उसमें एक्नॉलेजमेंट रहेगा नहीं तो ये सारी चीजें इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा कैसे। तो ये आपने देख लिया कि ये डुप्लीकेट में आपको देना है, जिसका एक्नॉलेजमेंट आपको रजिस्ट्रार देंगे। अब इश्यू ऑफ नोटिस टू ऑल, ये जो है फिर ये क्या करेंगे, अब इसमें मिनट्स ऑफ दी मीटिंग जो बुक है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारी जो एंट्री की जा रही है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो सब आके इसमें मेंटेन करने वाला है। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बुक जो मेंटेन कर रहा है वो सोसाइटी के अंदर, जो भी जिसके अंडर में मेंटेन हो रहा है, जो हो सकता है वो मैनेजर हो सकता है, कोई कमेटी का मेंबर हो, सेक्रेटरी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो जो भी मेंटेन है, ये नोटिस जो इश्यू हो रहा है ये उसको भी इश्यू हो रहा है। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को तो हो ही रहा है, जिसने डाला है, जिन लोगों ने रिक्वेजिशन डाला है कि हाँ हमें बदलाव चाहिए, इसके लिए एक मीटिंग ले लो, और उनको भी जिसके अगेंस्ट में ये बदलाव चाहिए, मतलब जिनको हटाना है, तो इन दोनों को नोटिस ऑफ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये इश्यू हो रहा है। ठीक है, अब ये जो नोटिस आप इश्यू कर रहे हो, ठीक है,
ये जो नोटिस आप इश्यू कर रहे हो उसमें आपको एजेंडा लिखना पड़ेगा और रिक्विजिशन ऑफ द 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो इन्होंने जो साइन वाइन करके जो दिया हुआ है वो भी ना अटैच करके देना पड़ेगा। अब सपना तो नहीं आएगा कि किन लोगों ने दिया गया, कैसे ये अचानक हो गया है, तो इसके कॉपीज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द ऑफिसर नोटिस टू बी टू देयर फैमिली मेंबर, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके फैमिली मेंबर को, या उनके अगर फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो इन देयर एब्सेंस आप उनके घर के बाहर जहां पे दिखाई दे वहां पे भी आप चिपका सकते हो, और 2 विटनेस को ही आप वहां पे लगा लो, मतलब आसपास से मैनेज कर लो और वहां पे लगा लो। एंड दी नोटिस एट द बोर्ड, ये आप सोसाइटी के बोर्ड में भी लगा दो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर भी लगा दो और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर भी लगा दो। और कमिटी मेंबर्स जो हैं ये सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये सिग्नेचर करेंगे, ताकि ये एविडेंस इसका क्रिएट होगा कि ये सब हो गया, डिसीजन हो गया, वोटिंग हो गया। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो उस दिन में कोई पुलिस ऑफिसर भी वहां पे प्रेजेंट रह सकता है, अगर कोई धांधली होने के चांसेस है, कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होने की चांसेस है तो वो भी रह सकते हैं। और फाइनली जब ये सारा प्रोसेस हो जाए, फॉर्म नंबर M19 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन एंड सारा एंडोर्समेंट वगैरह होने के बाद वो सोसाइटी को इश्यू कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आज से ये रिमूव हो गए और ये नए चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये सब या ट्रेजरर बन गए। तो ऐसे ही अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, बायलॉज के बारे में, सेक्शंस के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करते रहेंगे। धन्यवाद।